नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन हुई लाठीचार्ज की गूंज। कांग्रेस के सदस्यों ने किया वॉकआउट। सरकार ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के दिए आदेश। प्रधानमंत्री के टीकाकरण के बाद बुजुर्गों में कोविड के खिलाफ जंग के लिए उत्साह। बड़ी संख्या में वृद्धजन आ रहे वैक्सीन लगवाने के लिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाई गई पक्षियों की 402 प्रजातियां। पहली बार कराई गई पार्क में पक्षी गणना। 26 स्थानों पर 3 दिन तक चला गिनती का काम। और राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा स्नो लेपर्ड टूर। उत्तरकाशी के भैरव घाटी में स्थापित किया जाएगा स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। अब समाचार विस्तार से। गैरसैंण में आयोजित विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज घाट कर्णप्रयाग मोटरमार्ग के चौड़ीकरण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने नियम 58 के तहत ये मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने जवाब दिया। मंत्री के जवाब से कांग्रेसी विधायक संतुष्ट नहीं हुए और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। हालांकि सदन की कार्यवाही जारी रही। विपक्ष को ये शर्म नहीं आती है कि अगर इतना महत्वपूर्ण कल का घटना थी तो आप 110 में ले गए। आपके लिए कल का आंदोलन महत्वपूर्ण नहीं था, आप उसे तो 58 में लेकर आए, तो क्या उसको 310 में नहीं आना चाहिए था? अगर आप इतना महत्वपूर्ण थे, इसका मतलब कांग्रेस के मित्रों के लिए ये विषय महत्वपूर्ण है ही नहीं। महामहिम का अभिभाषण होता है, कांग्रेस के मित्र तत्काल बिना पढ़े बिना बटे प्रतियां और हाउस छोड़कर बाहर आ जाते हैं। आज आप सुबह से जब से हाउस चला आप महंगाई पर सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपके संबंधित राज्य की जब कोई बात होती है तो आपको बड़ी परेशानी होती है। इससे पहले सुबह कार्यवाही की शुरुआत रैणी आपदा में मृत लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। सदस्यों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। सदन में प्रश्नकाल के दौरान सभी तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। वहीं दूसरी ओर आज गैरसैंण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने देहरादून में देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय, उधम सिंह नगर जिले में सूरजमल विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली जिले के दिवाली खाल में घाट विकास खंड के प्रदर्शनकारी ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। विधानसभा सत्र के पहले दिन घाट कर्णप्रयाग मोटरमार्ग को 1.5 लेन चौड़ा करने की मांग को लेकर ये ग्रामीण गैरसैंण कूच कर रहे थे। देखिए, कल एक घटना हुई है और उस पर हमने कहा कि बड़ी जांच होना चाहिए, क्यों कि जो मीडिया में जो देखने को मिला है और जो रात को जो मुझे खबर दी, मुझे लगा कि इस पर मजिस्ट्रेटी जांच होना चाहिए, ताकि जो भी दोषी है, अगर कोई दोषी है तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा और अगर कोई निर्दोष है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। घाट ब्लॉक के आंदोलित ग्रामीणों की मांग के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी ब्लॉक मुख्यालयों जहां कम ट्रैफिक है उसे 1.5 लेन सड़क से जोड़ने की वे पहले ही घोषणा कर चुके हैं। इसके बावजूद कुछ लोग अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एक्ट है, उसके मुताबिक जब हम 1.5 लेन की सड़क वहां पर बनती है जहां पर कम से कम 3000 व्हीकल ये प्रतिदिन वहां पर चलते हैं, यहाँ पर केवल 300 व्हीकल चलते हैं। लेकिन मैंने पिछले महीने 28 तारीख को अल्मोड़ा में एक घोषणा की थी कि हम सभी ब्लॉक मुख्यालयों को जिन पर ट्रैफिक कम है उनको 1.5 लेन से जोड़ेंगे और जिन पर ट्रैफिक ज्यादा है, जैसे मैदानी जनपद है, उन पर ट्रैफिक काफी होता है, तो उसको डबल लेन से जोड़ेंगे। कुछ तत्व ऐसे हैं कि जो इस बहाने अपनी राजनीति करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं।
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कल दिवाली खाल में प्रदर्शनकारी ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने जा रहे थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। जबकि इस मोटर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा जो है घोषणा की जा चुकी थी, लेकिन कोई सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। कल जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ तो लोग अपनी बात कहने, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना देने लगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनकारियों पर जिस तरीके से पानी की बौछारें छोड़ी गई, लाठी प्रहार किया गया, जिसमें महिलाएं जो है पूरी तरीके से जो है घायल हुई हैं और हमारे आंदोलनकारी जो थे वो घायल हुए हैं। इसलिए कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। बागेश्वर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने का कार्य जिला चिकित्सालय कर रहा है। बागेश्वर में जिला पंचायत कार्यालय में वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण केंद्र बनाया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि टीकाकरण कराने में बुजुर्गों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 संबंधी वैक्सीनेशन के लिए कोई भी व्यक्ति घर बैठे cowin.gov.in, आरोग्य सेतु, अपने नजदीकी CSC सेंटरों और संबंधित सेशन साइटों पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का कार्य हमारे जिला पंचायत में चल रहा है और वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी इसमें कुछ पोर्टल के इश्यूज आ रहे हैं जिस वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी हमारे जो है काफी हो गए हैं, 28 तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, लेकिन वैक्सीनेशन अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो पोर्टल के कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो मैंने निर्देश सोमवार को कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आरंभ होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह है। देश को कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जीत दिलाने के लिए बुजुर्ग भी उत्साह से आगे आ रहे हैं। मंगलवार को राजधानी देहरादून में बड़ी संख्या में 60 साल से अधिक उम्र के लोग वैक्सीन लगवाने अस्पताल पहुंचे। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुजुर्ग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए इंतजार करते दिखाई दिए। जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज लगी वे काफी खुश नजर आए। मैंने जो वैक्सीन लगवाई है मुझे कोई भी परेशानी महसूस नहीं हो रही है और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाएं। कि सभी अपनी भागीदारी निभाएं और बुजुर्ग लोग आएं, कोई परेशानी किसी को टीकाकरण में नहीं हो रही है जैसे हमने महसूस किया आज। जरूर लगवानी चाहिए वैक्सीन, कोई बाद में पता नहीं कुछ बुखार हो, लगाने में तो कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। वहीं दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर NS खत्री का कहना है कि वैक्सीनेशन में किसी को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने लोगों से बिना किसी संकोच के वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा कि ये पूरी तरह सुरक्षित है। जब हमारे देश के बुजुर्ग जो 60+ है इतनी बड़ी संख्या में निकल के आ रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, इससे साफ मैसेज है कि वैक्सीन सेफ है और इस देश को कोरोना मुक्त करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, विकलांग लोग भी आ रहे हैं, व्हीलचेयर में भी बैठ के लोग आ रहे हैं। उनको हम लोगों ने यहाँ पर उनका वेटिंग रूम बनाया हुआ है, उनको वेटिंग के लिए जो उनके लिए रखा है, वॉशरूम है, इनके लिए ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, गर्म पानी वगैरह सारी व्यवस्था है। किसी भी तरह के एल्डरली पीपल्स को दिक्कत ना हो उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए जहां प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां चल रही हैं, वहीं अखाड़ों आश्रमों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शाही स्नान से पहले सभी अखाड़ों के रमता पंच मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और पेशवाई के माध्यम से अखाड़ों तक पहुंचते हैं। निरंजनी अखाड़ा के रमता पंच पहले ही हरिद्वार में प्रवेश कर चुके हैं, जिनकी छावनी हरिद्वार के SMJN डिग्री कॉलेज में लगी है। निरंजनी अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरी ने बताया कि कल कॉलेज से परंपरागत पेशवाई निकलेगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निरंजनी अखाड़े में प्रवेश करेगी। इसमें अखाड़े से जुड़े सभी संत, महंत, आचार्य और महामंडलेश्वर हाथी, घोड़ों और रथ में सवार होंगे। पेशवाई पर हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा की जाएगी। पंचायती अखाड़ा से निरंजनी की पेशवाई 3 मार्च को है कल जी। आप देख रहे हैं रमता पंच हमारा आया हुआ है। रमता पंच का मतलब है कि सनातन परंपरा का प्रचार करते हुए जहाँ जहाँ कुंभ लगता है वहाँ सारे संत महात्मा इकट्ठा होकर के फिर उनको हम पेशवाई के माध्यम से, शोभा यात्रा के माध्यम से, ये अनादिकाल से है तो पेशवाई सब मुगलों जमाने चला आ रहा है।
तो पेशवाई से हम लोग उनको बैंड बाजे के साथ हाथी घोड़ा सब पे लेकर के हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जितने मंडलेश्वर हैं, नागा सन्यासियों की फौज अलग रहती है, गुरु महाराज की पालकी होती है, उनको लेकर के हम मेला छावनी में प्रवेश करते हैं, इसलिए नाम उसका पेशवाई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के विभिन्न उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के समायोजन और एकीकरण के लिए प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज खैरवाल की अध्यक्षता में समिति का गठन करने के निर्देश दिए हैं। समिति में माध्यमिक एवं प्राथमिक निदेशक और सभी जिलाधिकारी सदस्य होंगे। समिति इस संबंध में सभी पहलुओं का अध्ययन करते हुए 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फरवरी माह में 3 दिन तक की गई गणना में पक्षियों की 402 प्रजातियां पाई गईं। रिजर्व के रतुआ ढाब क्षेत्र में ही 118 प्रजातियों के पक्षी पाए गए। कॉर्बेट के अंदर 12 प्रकार के वुडपेकर, 6 प्रकार की डव, 5 बॉर्बिट, 14 उल्लू, 4 स्टॉक और 3 बी ईटर प्रजाति के पक्षी देखे गए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक अखिलेश तिवारी ने बताया कि शीतकालीन पक्षियों की ये गणना 26 स्थानों पर की गई। केवल रतुआ ढाब के आसपास ही करीब 118 प्रकार की बर्ड्स की स्पीसीज प्राप्त हुई हैं। जो भी उनके लिए एप्रोप्रिएट हैबिटेट होना चाहिए वो है, पानी है, से जंगल है उनके खुले विचरण के लिए। तो एक जो भी प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट हो सकता है उनके लिए, ऐसे बर्ड्स के लिए वो है, चाहे वो देसी बर्ड्स हों या माइग्रेटरी बर्ड्स हों। पक्षी विशेषज्ञों का कहना है कि कॉर्बेट पार्क के अंदर कितने प्रकार की चिड़िया निवास करती है, अभी तक इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। पहली बार इस गणना से पक्षियों की सही संख्या और प्रजातियों के बारे में जानकारी मिली है। हमारे पास कोई भी ऑफिशियल चेकलिस्ट नहीं थी अभी तक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, तो एक ऑफिशियल चेकलिस्ट जनरेट करने के लिए 3 दिन के लिए पक्षियों की गणना की गई। एक चेस्टनट क्राउन बुश वॉबलर था जो मैंने पहली बार उत्तराखंड में देखा। उत्तराखंड में मैंने अभी तक करीब 600 स्पीसीज बर्ड्स की देखी हैं, तो ये चेस्टनट क्राउन मेरे लिए पहली बार था उत्तराखंड में। उसको देखने के लिए यूजुअली हम लोग आसाम जाते थे। आसाम में ग्रासलैंड है, वो ग्रासलैंड की स्पीसीज है, तो उसको देखने के लिए हम आसाम ही सभी बर्ड वॉचर इंडिया से उस बर्ड को देखने के लिए वहाँ जाते थे। बट कॉर्बेट के 2 अलग अलग एरियाज में वो बर्ड अभी देखने को मिली है, एक ढिकला जोन में मिली है और एक पटेर पानी जोन में। यहाँ पे देखिए किंगफिशर में 5 किंगफिशर मिलते हैं इस एरिया में, आपके ईगल्स मिलते हैं, आउल्स मिलते हैं, ब्राउन फिश आउल, आपकी यहाँ पे फॉक्टर्स मिलती हैं, कॉमन ग्रीन मैक पे मिलती है, यूहिनाज मिलती हैं, और कुछ बर्ड्स जो विंटर्स में आती हैं वो मार्च के बाद चली जाती हैं। फिर यहाँ पे समर बर्ड्स आनी शुरू होती हैं बाहर से, उसमें यहाँ पे आती है लॉन्ग टेल ब्रॉड बिल, डॉलर बर्ड और कुछ फ्लाई कैचर्स आते हैं, लिटिल पाइड हो गया आपका, और 1-2 बर्ड्स और हैं जो यहाँ पे आती हैं। उत्तराखंड में भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्नो लेपर्ड टूर के आयोजनों का निर्णय लिया गया है। इसके लिए उत्तरकाशी के उन क्षेत्रों को चुना गया है जहां स्नो लेपर्ड की मौजूदगी है। इसमें स्नो लेपर्ड सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण रहेगा। वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी ने बताया कि हरसिल क्षेत्र की भैरव घाटी में स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसका उद्देश्य स्नो लेपर्ड का संरक्षण करना होगा। साथ ही हरसिल घाटी की 8 वन पंचायतों को भी इससे जोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा। जल्द ही राज्य के पहले स्नो लेपर्ड टूर की तारीख घोषित की जाएगी। वहाँ पे वन्यजीव बाहुल्य हैं और खासतौर से शीतकाल में जबकि हमारी यात्रा बंद होती है तो इनको बहुत सरलता से कम ऊंचाई के स्थानों पे देखा जा सकता है। तो हरसिल घाटी जो है यहाँ पे 8 वन पंचायतें हैं और उनके लिए जो है एक वहाँ पे भैरव घाटी में स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उसकी स्थापना की जा रही है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन हुई लाठीचार्ज की गूंज। कांग्रेस के सदस्यों ने किया वॉकआउट। सरकार ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के दिए आदेश। प्रधानमंत्री के टीकाकरण के बाद बुजुर्गों में कोविड के खिलाफ जंग के लिए उत्साह। बड़ी संख्या में वृद्धजन आ रहे वैक्सीन लगवाने के लिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाई गई पक्षियों की 402 प्रजातियां। पहली बार कराई गई पार्क में पक्षी गणना। 26 स्थानों पर 3 दिन तक चला गिनती का काम।
और राज्य के उच्च हिमालय क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा स्नो लेपर्ड टूर। उत्तरकाशी के भैरव घाटी में स्थापित किया जाएगा स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।